हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप जहां कहीं भी होंगे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। दोस्तों मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आपका फुल मार्क्स कंपटीशन क्लासेस पे। दोस्तों इस यूट्यूब चैनल के ऊपर हम आईबीपीएस आरआरबी एग्जाम से रिलेटेड मॉक टेस्ट की एक सीरीज को चला रहे हैं और उसी सीरीज में अगला जो मॉक टेस्ट है वो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो अभी इसी वक्त हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस मॉक टेस्ट को। तो ये सब मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप पढ़ सकते हैं इनको, ठीक है। चलिए अब आते हैं सीधे सीधे आप क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 को एक बार हम सॉल्व करते हैं। आइए जरा, अब यहाँ पे b इज लेस देन e, तो b इज लेस देन e। तो सुनना जरा, b है ना e से छोटा है, ये हमसे पूछा जा रहा है। मुझे एक बात बताओ, यहाँ b एंड c के अंदर रिलेशन क्या है। आप दोस्तों अच्छे से देख सकते हैं कि b और c में रिलेशन जो है वो इक्वल का है, यानी b और c दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर b होगा वहां पे c को रख सकते हैं और जहां पर c होगा वहां पे b को रख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल ही तो हैं। तो मुझे एक बात बताओ, ये दो सीरीज है मेरे पास अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पे इस C की जगह पर क्या हम B को प्लेस कर सकते हैं? आप कहोगे सर बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि B और C इक्वल हैं। तो जहां पर C होगा वहां पर B बहुत इजीली आ सकता है। अब मुझे एक बात बताइए, फाइनली यहाँ पे चेक करके बताइए दोस्तों कि E का रिलेशन B के साथ क्या बनेगा। अब यहाँ जो ओपन साइड है वो E की तरफ है और यहाँ भी जो ओपन साइड है वो E की तरफ है। तो कंक्लूजन में भी यदि ओपन साइड E की तरफ है तो सही है, नहीं तो गलत है। अब आप देखिए जरा, यहाँ भी जो ओपन साइड है कंक्लूजन में वो E की तरफ ही है, तो इसका मतलब ये कंक्लूजन बिल्कुल सही होगा। अब इक्वल की बात करें तो इक्वल यहाँ तो है, बट इस जगह पर इक्वल गायब हो गया। यानी इक्वल है ना, बी से लेके ई तक सीरीज में बराबर तरीके से नहीं चला, बीच में ब्रेक हो गया। बीच में ब्रेक हो गया तो बी और ई के बीच में इक्वल नहीं आएगा और कंक्लूजन ने भी नहीं लगाया। इसका मतलब बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंक्लूजन की तरफ। अगला कंक्लूजन हमारा क्या है, आइए जरा उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट कंक्लूजन इज एफ इज लेस देन बी। एफ इज लेस देन बी। मुझे एक बात बताओ दोस्तों कि ई का रिलेशन एफ के साथ है कि दोनों इक्वल हैं, तो ई की जगह पर तो एफ को लिख देते हैं। और हम जानते हैं कि बी का रिलेशन सी के साथ क्या है कि ये भी इक्वल है, तो सी की जगह पर बी को लिख देते हैं, ये लीजिए। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ जो ओपन साइड है वो एफ की तरफ है, अगेन यहाँ जो ओपन साइड है वो एफ की तरफ है, तो कंक्लूजन के अंदर भी ओपन साइड एफ की तरफ ही होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ जो ओपन साइड है वो एफ की तरफ नहीं है, जबकि कंक्लूजन में ओपन साइड एफ की तरफ होनी चाहिए थी। ठीक है, तो हमारा सेकंड गलत है, फर्स्ट सही है। तो इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑन योर स्क्रीन। आइए जरा, सी इज लेस देन एफ। तो सी इज लेस देन एफ। अब सुनना जरा, यहाँ ई और एफ दोनों इक्वल हैं। ई और एफ यदि दोनों इक्वल हैं तो जहां पर ई होगा वहां पर एफ को प्लेस कर सकते हैं। तो इस ई की जगह पर एफ को रख दीजिए। अब यहाँ देखो जरा, जो ओपन साइड है वो एफ की तरफ है और यहाँ भी जो ओपन साइड है वो एफ की तरफ है। तो कंक्लूजन में चेक करो क्या ओपन साइड एफ की तरफ है। यस दोस्तों, कंक्लूजन में भी जो ओपन साइड है वो एफ की तरफ ही है, यानी बिल्कुल सही है। अब देखो, इक्वल यहाँ तो था, एफ से लेके सी के बीच में इक्वल एक बार आया, तो यहाँ और यहाँ पे इक्वल लगाया नहीं, सिर्फ एक बार इक्वल लगा रहा है। यानी एफ से लेके सी तक इक्वल बराबर तरीके से यूज नहीं किया गया, इसलिए एफ और सी के बीच में हमें इक्वल नहीं चाहिए और इसने भी नहीं लगाया। तो इसका मतलब बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं सेकंड कंक्लूजन को। सेकंड कंक्लूजन क्या कहता है? सेकंड कंक्लूजन आपसे कहता है कि ए इज ग्रेटर देन सी। तो आप देख सकते हैं कि ए और सी तो ऑलरेडी एक सीरीज के अंदर है, ठीक है। ए और सी तो ऑलरेडी एक सीरीज के अंदर है। तो देखिए जरा, यहाँ पे ओपन साइड है जो ए की तरफ है और ये इक्वल का साइन है, तो इक्वल के साइन से ओपन साइड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम यही कहेंगे कि अभी भी जो ओपन साइड है वो किधर है, ए की तरफ ही है। तो कंक्लूजन में भी ओपन साइड ए की तरफ होनी चाहिए। यदि कंक्लूजन में ओपन साइड ए की तरफ है तो वो कंक्लूजन सही माना जाएगा। तो देखिए जरा, यहाँ पे ये जो ओपन साइड थी दोस्तों ए की तरफ है, तो ये भी सही है और पहला हमने ऑलरेडी सही कर रखा है, यानी दोनों सही है और दोनों सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या माना जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एच इज लेस देन जे। तो एच इज लेस देन जे, तो दोस्तों एक काम करते हैं कि एच का रिलेशन आई के साथ हम जानते हैं कि एच का रिलेशन आई के साथ क्या है, इक्वल का है, यानी एच और आई बराबर हैं। तो यहाँ पे आई की जगह पर यदि मैं एच को रख दूं तो अब आप देख सकते हैं कि एच और जे मुझे एक सीरीज के अंदर नजर आते हैं। अब बताइए जरा, यहाँ जो
रिलेशन बनता है एच और आई के बीच में, वो क्या बनता है कि जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच। अब ये कहता है कि जे सिर्फ बड़ा है, जबकि हमारे अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है उसमें एच है ना जे के इक्वल भी होना चाहिए, बट इसने तो इक्वल तो लगाया नहीं, आधी अधूरी बात बोली है, तो आधी अधूरी बात रीजनिंग में सही नहीं मानी जाएगी। ठीक है, यदि यहाँ पे 100% जो रिलेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है, जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच, तो वही रिलेशन हमें एज इट इज कंक्लूजन में दिखना चाहिए, तब सही होगा। यदि उसमें से कम कर दिया या मान लो जितना रिलेशन है उससे ज्यादा बना दिया, तो भी हम उसको गलत ही करते हैं। अब आइए जरा सेकंड को देखते हैं, जे का रिलेशन जी के साथ। तो आइए जरा एक बार इसको हम ऊपर वाले को रफ कर देते हैं, और जे का रिलेशन जी के साथ अब हमें चेक करना है। दोस्तों देखिएगा कि जे का रिलेशन के साथ क्या है कि दोनों ये बराबर हैं, और यहाँ देखो जे का रिलेशन आई के साथ दिया गया है। तो एक काम कीजिए कि जे का रिलेशन आई के साथ में क्या है कि जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई। तो मैं एक काम करता हूं, इस वाले आई के पास में यहां पर जे को लिख लेता हूं। ठीक है, अब आप देखो जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई है, तो जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई। अब मुझे एक बात बताइए, जे और जी आपको एक सीरीज में नजर आ रहे हैं? यस, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों देखना जरा, यहाँ पे तो ओपन साइड जी की तरफ है, लेकिन यहाँ जो ओपन साइड है वो जे की तरफ है। तो बताइए जरा, यहाँ हमें इस प्रकार के साइन यानी अपोजिट साइन नजर आ रहे हैं क्या? जी हाँ दोस्तों, हमें अपोजिट साइन यहाँ दिखाई देते हैं। तो अपोजिट साइन होने की वजह से ये वाला कंक्लूजन आपका गलत होगा। दोनों गलत है और दोनों गलत है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, के का रिलेशन जे के साथ पूछा जा रहा है। तो के का रिलेशन जे के साथ हमें निकालना है, तो यहां देखिए के का रिलेशन आई के साथ में है, तो इस आई के पास में यहां पर के को लिख लो। ठीक है, और रिलेशन क्या है कि आई बड़ा है के से, तो ये लीजिए आई बड़ा है के से। अब आप देख सकते हैं कि के और जे ऑलरेडी एक सीरीज में अब बन चुके हैं। अब यहाँ देखो ओपन साइड जे की तरफ है, यहाँ भी ओपन साइड जे की तरफ है, तो अल्टीमेटली कंक्लूजन में भी ओपन साइड जे की तरफ होनी चाहिए। बट यहाँ दोस्तों ऐसा नहीं है, यहाँ ओपन साइड के की तरफ चली गई, तो ये कंक्लूजन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं, सॉरी नेक्स्ट कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कंक्लूजन हमारा क्या कहता है, जे इज लेस देन एम। तो जे इज लेस देन एम पूछा जा रहा है, तो आई का रिलेशन जे के साथ है, तो इस वाले आई के पास में यहां पर आप जे को लिख लो। अब क्या बोल रहा है, देखो जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई, तो ये लीजिए जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई। अब बस आपको इतना सा पोर्शन चेक करना है, यहां देखो कि ओपन साइड किधर है, जे की तरफ, और यहां देखिए ओपन साइड किधर है, जे की तरफ। तो अल्टीमेटली ओपन साइड जे की तरफ होनी चाहिए, लेकिन यहां दोस्तों ऐसा नहीं है, यहां ओपन साइड जे की तरफ नहीं है। ये दोनों कंक्लूजन गलत हैं, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब यहां देखना बी का रिलेशन सी के साथ, बी का रिलेशन सी के साथ। मुझे एक बात बताओ, बी का रिलेशन डी के साथ में क्या है? आप कहोगे सर दोनों इक्वल हैं, तो जहां पर डी होगा क्या मैं वहां पर बी को रख सकता हूं? यस दोस्तों, जहां पर डी होगा वहां पर बी को रख सकते हैं। तो ये लीजिए यहाँ पे डी है, तो इसकी जगह पर बी को रख देते हैं, क्योंकि दोनों बी और डी दोनों इक्वल है। अब मुझे एक बात बताओ, बी का रिलेशन ई के साथ क्या है कि ये भी इक्वल है, तो जहां पर ई होगा फाइनली बी को उठा के वहां रख दो। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये हुआ कि बी और सी में रिलेशन बना कि बी इज नॉट इक्वल टू सी, बी है ना सी के इक्वल नहीं है। दोस्तों यदि बी सी के इक्वल नहीं है, तीन रिलेशन होता है, देखो सुनना जरा भाई, एक रिलेशन हो सकता है कि बी सी के इक्वल है, एक रिलेशन हो सकता है कि बी सी से बड़ा है, और एक हो सकता है कि बी सी से छोटा है। अब इसने मना कर दिया कि बी सी के इक्वल नहीं है, यानी इस वाले रिलेशन का मना कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी सी से बड़ा भी हो सकता है, बी सी से छोटा भी हो सकता है। अब क्या दोनों बातें गलत हो जाएंगी क्या, कि बी सी से बड़ा है बी सी से छोटा है? जी नहीं, इन दो में से एक बात बिल्कुल सही मानी जाएगी, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, आइदर और का बनेगा। यानी या तो पहला कंक्लूजन सही है या दूसरा कंक्लूजन सही है, दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते। तो आइदर और का ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑल स्टार्स आर बोटेल्स, तो जितने भी स्टार हैं वो सभी क्या हैं, बोटेल्स हैं। तो ये लीजिए ऑल स्टार्स आर बोटेल, डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। सम बोटल्स आर पेपर, तो सम बोटल्स आर पेपर का डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। नो पेपर इज कैलेंडर, रेस्ट्रिक्शन लग गया, ये लीजिए यहां लग गया रेस्ट्रिक्शन। अब देखिएगा, फर्स्ट कहता है पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, ध्यान रखना पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। ऑल स्टार्स बीइंग पेपर इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे स्टार पेपर में जाने की संभावना है? पहले तो आप ये देखो क्या सारे स्टार पेपर में हैं, आप कहोगे सर नहीं है। फिर मेरा दूसरा सवाल, क्या सारे स्टार पेपर में जा सकते हैं? आप कहोगे सर जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? क्योंकि स्टार और पेपर के बीच में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए जा सकते हैं। तो इसने यही पूछा था क्या ऐसा पॉसिबल है? यस ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, सेकंड देखो, नो कैलेंडर इज बुटेल, यानी श्योरिटी का कंक्लूजन है।
श्योरिटी का कंक्लूजन है तो श्योरिटी में दिखना चाहिए। तो नो कैलेंडर इज बोटल, नो कैलेंडर, कैलेंडर यहाँ पे है और बोटल यहाँ पे है, नो कैलेंडर इज बोटल। क्या दोस्तों आप इस बात को श्योरिटी से कह सकते हैं? जी नहीं। कैलेंडर जो है ना बोटल के इस वाले पोर्शन में उठ के आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, तो यदि हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते तो ये तो डाउट का केस चला गया ना। बट यहाँ तो श्योरिटी में पूछ रहा है, अब यहाँ श्योरिटी में पूछ रहा है तो इसको फिर हम क्या करेंगे, गलत करेंगे। ओनली फर्स्ट इज ट्रू, ओनली फर्स्ट इज ट्रू का मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। ठीक है, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन विल फॉलो द स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल स्टार्स आर बोटेल, तो वही डायग्राम बनेगा। ठीक है, ऑल स्टार्स आर बोटेल। नेक्स्ट, सम बोटेल्स आर पेपर, तो सम बोटेल्स आर पेपर। नो पेपर इज कैलेंडर, तो नो पेपर इज कैलेंडर। तो एक बार इस क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से देखिए। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखिएगा। फर्स्ट कहता है ऑल कैलेंडर्स बीइंग स्टार इज अ पॉसिबिलिटी, सारे कैलेंडर स्टार होने की पॉसिबिलिटी है, यानी सारे कैलेंडर क्या स्टार के अंदर जा सकते हैं? पहले तो ये देखो सारे कैलेंडर स्टार में है क्या। आप कहोगे सर सारे कैलेंडर स्टार में नहीं है, कैलेंडर यहाँ स्टार यहाँ पे। मेरा दूसरा सवाल, क्या सारे कैलेंडर स्टार में जा सकते हैं? आप कहोगे यस सर जा सकते हैं, क्योंकि कैलेंडर का जो रेस्ट्रिक्शन है वो पेपर के साथ में है, स्टार के साथ में नहीं है। तो सारे कैलेंडर स्टार के अंदर जा सकते हैं, इट इज पॉसिबल। तो उसने यही पूछा था क्या पॉसिबल है? यस पॉसिबल तो है। सेकंड देखो, एटलीस्ट कुछ नहीं होता, एटलीस्ट को आप सिंपली इग्नोर कर सकते हैं और आगे पढ़िए। सम बोटेल्स आर स्टार, कुछ बोटल स्टार हैं, इसका मतलब श्योरिटी का कंक्लूजन है, तो श्योरिटी में दिखना चाहिए, कुछ बोटल्स स्टार के अंदर होने चाहिए। अब यहाँ देखो कुछ बोतल वाकई में स्टार के अंदर हैं, इसका मतलब श्योरिटी का कंक्लूजन है, श्योरिटी में दिखता भी है। दोनों सही है, दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 5 इज करेक्ट। अगला सवाल, ऑल स्टार्स आर बोटेल, वही डायग्राम बनेगा सेम। ऑल स्टार्स आर बोटेल, सम बोटल्स आर पेपर, नो पेपर इज कैलेंडर। ठीक है, एटलीस्ट को हटा दीजिए। अब ये दोनों कंक्लूजन आपके श्योरिटी के हैं। सम कैलेंडर आर बोटल, कुछ कैलेंडर बोतल हैं, तो आप देखिए कुछ कैलेंडर बोतल के अंदर नजर आ रहे हैं क्या? भाई नजर नहीं आते, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, कुछ कैलेंडर बोतल के अंदर नजर नहीं आते, गलत है। श्योरिटी का कंक्लूजन था लेकिन श्योरिटी में दिखाई नहीं दिया, इसलिए गलत है। नो कैलेंडर स्टार, कोई भी कैलेंडर स्टार नहीं है। मुझे एक बात बताइए, स्टार तो यहाँ पे हैं और कैलेंडर यहाँ पे है, पहली बात तो ये कंक्लूजन श्योरिटी का है। श्योरिटी का कंक्लूजन ये कहता है कि डायग्राम में श्योरिटी में यदि आपको दिख रहा है तो सही कर देना, नहीं दिख रहा है तो गलत कर देना। अब यहाँ पे स्टार और कैलेंडर एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन क्या यहाँ पे स्टार और कैलेंडर के बीच में कोई नेगेटिव रिलेशन दिया है क्या? नहीं दिया। तो फिर हम इस नेगेटिव रिलेशन को कैसे राइट करें कि नो कैलेंडर इज स्टार? तो यहाँ पे इस बात को हम श्योरिटी से नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो नेगेटिव रिलेशन है, जो रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, वो पेपर का कैलेंडर के साथ में है, कैलेंडर का स्टार के साथ में रिस्ट्रिक्शन नहीं था। इसलिए दोनों गलत हैं और दोनों गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम पेंसिल्स आर ब्लैंकेट्स, तो सम पेंसिल्स आर ब्लैंकेट्स, तो ये लीजिए सम पेंसिल्स आर ब्लैंकेट्स। ऑल ब्लैंकेट्स आर इरेजर्स, तो ऑल ब्लैंकेट्स आर इरेजर। तो फर्स्ट आपका श्योरिटी का कंक्लूजन है क्योंकि पॉसिबिलिटी वर्ड नहीं दिख रहा है इसमें, और सेकंड आपका पॉसिबिलिटी का कंक्लूजन है। ठीक है, तो एटलीस्ट को हटा दो, यहां से पढ़ो। सम पेंसिल्स आर इरेजर, कुछ पेंसिल इरेजर हैं, यानी श्योरिटी में पूछा है तो श्योरिटी में दिखना भी चाहिए। पेंसिल, यस दोस्तों, पेंसिल यहाँ पे है, इरेजर यहाँ पे है, ये पेंसिल और इरेजर का सम पोर्शन कनेक्ट करता है। श्योरिटी का, श्योरिटी में पूछा था, श्योरिटी में दिखता भी है, इसका मतलब ये कंक्लूजन बिल्कुल सही है। सेकंड कहता है ऑल इरेजर्स बीइंग पेंसिल इज अ पॉसिबिलिटी। पहले तो ये देखो कि सारे इरेजर पेंसिल में है क्या? आप कहोगे सर सारे तो नहीं है, कुछ है। फिर मेरा दूसरा सवाल, क्या सारे इरेजर पेंसिल में जा सकते हैं क्या? आप कहोगे यस सर कोई रेस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं है, तो सारे इरेजर पेंसिल के अंदर जा सकते हैं। तो इसका मतलब इस बात को आप पॉसिबिलिटी के अंदर डाल रहे हैं और यहाँ पॉसिबिलिटी में ही पूछा है, तो इसका मतलब सही है, और दोनों सही है, दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 5 इज द करेक्ट वन, यानी बोथ कंक्लूजन विल फॉलो द स्टेटमेंट्स। अगला क्वेश्चन, सम पेंसिल्स आर ब्लैंकेट्स, ऑल ब्लैंकेट्स आर इरेजर्स, ऑल ब्लैंकेट्स आर इरेजर्स। ठीक है, अब सुनना जरा, नो इरेजर इज पेंसिल, तो पहली बात तो ये कंक्लूजन आप देखते हैं साथ ही गलत कर सकते हैं। दोस्तों एक पॉइंट मैं यहाँ आपको बताता हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, क्योंकि यहाँ पे देखो एक नेगेटिव कंक्लूजन मुझे दिखाई देता है और स्टेटमेंट्स के अंदर नेगेटिव स्टेटमेंट हमें नजर नहीं आता। बताइए जरा, क्या नेगेटिव कंक्लूजन सही हो सकता है इस कंडीशन में? आप कहोगे सर कभी नहीं हो सकता। मैं जो स्टेटमेंट, जो लाइन बोलने जा रहा हूं, इस लाइन को आप नोट कर लेना कि कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन तब तक राइट नहीं होगा जब तक कि स्टेटमेंट्स के अंदर नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाए।
ठीक है। यदि स्टेटमेंट के अंदर नेगेटिव वर्ड नहीं है और मेरे पास एक नेगेटिव कंक्लूजन आ गया है तो वो कंक्लूजन गलत ही होगा, वो कंक्लूजन सही नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, नेगेटिव कंक्लूजन को राइट करना है तो स्टेटमेंट्स में नेगेटिव वर्ड्स होने चाहिए, तभी सही होगा। ठीक है, सेकंड को देखो, ऑल ब्लैंकेट्स बीइंग पेंसिल इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। दोस्तों ध्यान से सुनना, इज नॉट अ पॉसिबिलिटी का कंक्लूजन है। ठीक है, कि संभावना नहीं है। तो सबसे पहले आप यहां देखो कि ऑल ब्लैंकेट्स इज पेंसिल, इनके अंदर क्या रिलेशन है। तो ऑल ब्लैंकेट इज पेंसिल, तो सारे ब्लैंकेट पेंसिल हैं क्या? आप कहोगे सर नहीं है। फिर मेरा दूसरा सवाल, क्या हो सकते हैं? आप कहोगे सर यस हो सकते हैं। तो यहां पे कुल मिला के डाउट का केस बनता है, यानी ब्लैंकेट और पेंसिल में ऑल के लिए डाउट का केस बनता है। और मैंने आपको ये पॉइंट बता रखा है कि जहां डाउट का केस होता है वहां पे इज अ पॉसिबिलिटी सही होती है। ठीक है, वहां पे क्या होती है? इज अ पॉसिबिलिटी सही होती है। और यदि डाउट का केस है और उसने यदि इज नॉट अ पॉसिबिलिटी दे दिया, क्या दे दिया? इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, तो दोस्तों ध्यान रखना ये गलत हो जाएगा। तो यहां पे तो डाउट का केस था तो इसने इज नॉट अ पॉसिबिलिटी दिया है, तो ये गलत माना जाएगा। ये क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। डाउट का केस होता है तो इज अ पॉसिबिलिटी सही होती है, डाउट का केस होता है तो इज अ पॉसिबिलिटी सही होती है, इज नॉट अ पॉसिबिलिटी गलत मानी जाएगी। तो यहाँ पे डाउट का केस था भाई, ब्लैंकेट और पेंसिल में ऑल के लिए डाउट का केस है, डाउट का केस है तो इज अ पॉसिबिलिटी होगा, बट यहाँ इज नॉट अ पॉसिबिलिटी दिया है तो गलत हो गया। दोनों गलत है और दोनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर 5 इज द करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी हमारे पास डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों, ये क्या कह रहा है आपसे, हु अमंगस्ट पी क्यू आर एस टी इज द टॉलेस्ट। पी क्यू आर एस टी में सबसे लंबा कौन है? तो देखिए पी, डेटा वन कह रहा है पी इज टॉलर देन क्यू, पी इज टॉलर देन क्यू, पी इज टॉलर देन क्यू। ठीक है, टी इज नॉट द टॉलेस्ट, टी है ना सबसे टॉलेस्ट व्यक्ति नहीं है। टी इज, देखो 1 2 3 कितने लोग हैं? 4 और 5, तो 5 लोगों की रैंकिंग बनाते हैं। अब यहाँ पे इसने ये बोल दिया कि टी सबसे टॉलेस्ट व्यक्ति नहीं है, तो कुल मिला के हमारे पास यहाँ पे सबसे लंबा व्यक्ति तो आ ही नहीं पा रहा है, तो डेटा वन इज इनसफिशिएंट। ठीक है, सेकंड को देखो, आर इज टॉलर देन पी, आर इज टॉलर देन पी, ये जो पी है ना इससे लंबा है आर। एस इज नॉट द टॉलेस्ट, और जो एस है ना वो सबसे लंबा व्यक्ति नहीं है। तो कुल मिला के सेकंड वाले डेटा को भी इंडिविजुअल बेसिस पर देखा जाए तो ये भी इनसफिशिएंट है। अब इन दोनों डेटा को मैं मिलाऊं तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा? यस दोस्तों, अब मेरा आंसर आ जाएगा कि यहाँ यदि हम आर को रख दें तो पी हमारा यहाँ होगा, क्यू हमारा यहाँ होगा, बचे टी और एस ये हमारे नीचे की तरफ ही आएंगे। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों डेटा को मिलाते हैं तब जाकर के मेरा आंसर आ पाएगा। तो दोनों डेटा को मिला के मिलाना पड़ेगा, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ई, बोथ डेटा 1 एंड 2 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहता है कि बिंदु ई बिंदु एस के रेस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में है। तो देखिएगा डेटा 1 में पॉइंट ई तो है लेकिन पॉइंट एस का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया। आप देख सकते हैं कि डेटा 1 के अंदर पॉइंट एस का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है, तो डेटा 1 सफिशिएंट होगा क्या? जी नहीं दोस्तों, डेटा 1 इज इनसफिशिएंट। अब डेटा सेकंड को देखना, डेटा सेकंड के अंदर एस का तो यूज किया गया है लेकिन पॉइंट ई का यूज नहीं किया, तो क्या डेटा सेकंड, ओनली डेटा सेकंड सफिशिएंट होगा? आप कहोगे नहीं सर ये भी इनसफिशिएंट है। इसका मतलब कहीं ना कहीं दोनों डेटा को मिला दें तो शायद हमारा हो सकता है आंसर आ जाए, तो हमें दोनों डेटा को मिलाना ही पड़ेगा दोस्तों। बिंदु डी बिंदु ई के ईस्ट में है, तो ये लीजिए ये पॉइंट ई है, इसके ईस्ट में ये हो गया हमारा पॉइंट डी। तो पहली लाइन कंप्लीट, आगे चलो। बिंदु ई बिंदु एफ के दक्षिण में है, जो ये ई पॉइंट है ना ये एफ के साउथ में है, तो ये लीजिए एफ को हम यहाँ लिख देते हैं, एफ के साउथ में ई पॉइंट हो गया। अब इधर आ जाओ, बिंदु एफ बिंदु एस के उत्तर पश्चिम में है, जो एफ है ना वो एस के नॉर्थ वेस्ट में है। ठीक है, तो मे बी पॉसिबल कि एस हमारा यदि यहाँ पे है तो ये इसके नॉर्थ वेस्ट में है, एस यदि यहाँ पे है तो भी नॉर्थ वेस्ट में है। बिंदु डी बिंदु एस के उत्तर में है, बिंदु डी बिंदु एस के उत्तर में है, तो कुल मिला के एस को यहाँ लिख देते हैं, तो एस के उत्तर में पॉइंट डी हो गया, और देख सकते हैं कि एस के नॉर्थ वेस्ट में पॉइंट एफ आ रहा है। इसने हमसे ये पूछा था कि बिंदु ई बिंदु एस के रेस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में है, तो नाउ यू कैन सी कि ये हमारी नॉर्थ होती है ये वेस्ट होती है, तो नॉर्थ वेस्ट आंसर आ जाएगा। तो कुल मिला के दोनों डेटा को मिला रहे हैं तब जाकर के हमारा आंसर आ पा रहा है, तो ऑप्शन ई इज करेक्ट। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे कहता है कि राहुल वर्ष के किस महीने में छुट्टी मनाने विदेश गया था। राहुल को ठीक से याद है कि वह साल की पहली छमाही में छुट्टी मनाने गया था, पहली छमाही में गया था, तो भाई फर्स्ट, देखो इंग्लिश में पढ़ के देख लीजिए, राहुल करेक्टली रिमेंबर्स दैट ही वेंट फॉर अ वेकेशन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर।
फर्स्ट हाफ का मतलब दोस्तों जनवरी फरवरी मार्च टोटल 6 महीने आ रहे हैं ना, तो 6 महीने में कब गया था ये तो पता ही नहीं, और हमसे यही पूछा है कि वो किस महीने में गया था, तो हम इससे डेटा फर्स्ट से आंसर नहीं दे सकते। डेटा सेकंड को देखो, राहुल के बेटे को ठीक से याद है कि वो 31 मार्च के बाद छुट्टी पर चले गए थे, लेकिन 1 मई से पहले। दोस्तों 31 मार्च के बाद और 1 मई से पहले, हाँ 31 मार्च के बाद और 1 मई से पहले गए थे, तो डेटा सेकंड से हमें क्लियर पता लग रहा है कि जो राहुल है वो छुट्टी मनाने के लिए कब गया था, अप्रैल में गया था। ठीक है, तो अप्रैल में गया था, तो अप्रैल यानी डेटा सेकंड इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हुआ। आइए जरा नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि उसी सप्ताह के किस दिन रमेश की परीक्षा निर्धारित है। सोमवार सप्ताह का पहला दिन है। ठीक है, अब आ जाइए जरा। रमेश सही ढंग से याद करता है कि उसकी परीक्षा मंगलवार के दिन के बाद है, यानी ट्यूसडे के बाद है। इसकी जो एग्जाम होगी ना ट्यूसडे के बाद होगी, लेकिन उसी सप्ताह के गुरुवार से पहले है। ट्यूसडे के बाद और थर्सडे से पहले। मुझे एक बात बताओ दोस्तों, ट्यूसडे के बाद और थर्सडे से पहले बीच में क्या आएगा, वेनसडे आएगा। ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे, तो इसका मतलब वेनसडे को एग्जाम होगा, तो डेटा वन इज हमारा सफिशिएंट है। डेटा सेकंड को देखो, रमेश के पिता को याद है कि रमेश की परीक्षा सप्ताह के तीसरे दिन निर्धारित है। इसने जब हमें पहले क्लियर कर दिया है कि जो वीक का पहला डे है वो मंडे है, तो इसका मतलब थर्ड डे क्या होगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो इसका मतलब डेटा सेकंड से भी हमारा आंसर आ रहा है। डेटा फर्स्ट से भी आंसर आता है, डेटा सेकंड से भी आता है, दोनों से अलग अलग आंसर आता है, इसका मतलब ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर दिया जाएगा। ठीक है, इन दोनों डेटा को मुझे मिलाना नहीं पड़ा, इस फर्स्ट से भी आ गया सेकंड से भी आ गया, तो ऑप्शन सी यानी आइदर फर्स्ट और सेकंड इज सफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपसे कहता है कि सुमन ने टेस्ट में कितने अंक हासिल किए, अधिकतम अंक 20 हैं, अधिकतम अंक 20 हैं, ये आपको बोल रहा है। ठीक है, सुमन ने 2 अंकों में अंक हासिल किए। भाई सुमन ने 2 अंकों में तो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कितने भी कर सकती है। उसका स्कोर दशमलव में नहीं था, उसका स्कोर जो है पॉइंट्स में नहीं था। चलो अभी भी हमारा आंसर तो नहीं आया, कुल मिला के ये है। डेटा फर्स्ट इज इनसफिशिएंट। सेकंड को देखो, सुमन ने टेस्ट में 9 से अधिक अंक हासिल किए। सुमन ने टेस्ट में 9 से अधिक अंक हासिल किए, तो दोस्तों 9 से अधिक तो 10 11 12 13 14 15, तो कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि डेटा आपका जो सेकंड भी है वो भी इनसफिशिएंट है। ठीक है, तो दोनों डेटा हमारे क्या माने जाएंगे, इनसफिशिएंट माने जाएंगे, क्योंकि ना तो फर्स्ट से आंसर आ रहा है ना ही सेकंड से हमारा आंसर आ पाता है। तो यहाँ पे नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेलीपैथी में हमें पेयर्स निकालने हैं, तो टी आता है 20 पे, ई आता है 5 पे, एल आता है 12 पे, ई आता है 5 पे, पी आता है 16 पे, ए आता है 1 पे, टी आता है 20 पे, एच आता है 8 पे और वाई आता है 25 पे। तो 20 के बाद देखो 21 22 23 24 25 26 नहीं बनेगा। ठीक है, नहीं बनेगा। तो 5 के बाद एक बार चेक कर लेते हैं। टी ई एल ई पी ए टी एच वाई, बिल्कुल करेक्ट है। 5 के बाद 6 7 8 9 10 नहीं बनेगा। 12 के बाद 13, 12 के बाद देखो 13 14 15 16 17 नहीं बनेगा। 16 के बाद देखिए 17 18 19 20 नहीं बनेगा। एक के बाद देखो, एक के बाद 2 3 4 नहीं बनेगा। 20 21 नहीं बनेगा। इधर की साइड से तो कोई भी पेयर नहीं बनता। अब इधर से चेक कर लेते हैं। 25 के बाद 26, 1 2 3 4 5 6 नहीं बनेगा। 8 से देखो, 8 के बाद 9 10 11 12 13 नहीं बनेगा। 20 से देखो, 20 के बाद 21 22 नहीं बनेगा। एक से देखिए, एक के बाद 2 3 4 5, तो एक पेयर बन गया ये वाला। 16 से देखो, 16 के बाद 17 18 19 20, एक बन गया ये वाला, एक पेयर ये भी बन गया। ठीक है, 5 के बाद देखो 6 7 नहीं बनेगा। तो कुल मिला के हमारे पास 2 पेयर बनते हैं, और 2 पेयर का मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा दोस्तों कि सर इतनी गर्मी में पढ़ा रहे हैं, इतने पसीने आ रहे हैं, तो दोस्तों पसीने में आने में ही मजा है, क्योंकि यदि आप कंफर्ट जोन में रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। हालांकि मैं मान रहा हूँ कि हाँ ज्यादा नहीं आने चाहिए, लेकिन हाँ थोड़े बहुत आपको अपना कंफर्ट जोन तो छोड़ना ही पड़ेगा यदि आपको कुछ बनना है तो। दोस्तों क्वेश्चन में कहता है कि यहाँ पे डी आर एच ए के साथ कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, और केवल एक बार एक शब्द का प्रयोग होना चाहिए, यानी एक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग होना चाहिए। तो दोस्तों इससे मुझे एक तो हार्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, HARD हार्ड, और इससे कुछ बन सकता है क्या? और इससे यदि हम देखें तो DRAH नहीं बनेगा, और RADH भी नहीं बनेगा, HARD ये तो बना ही लिया हमने, हार्ड तो बना ही लिया है। ठीक है, तो कुल मिला के एक ही वर्ड बनेगा, हार्ड ही बन रहा है और कोई नहीं बन रहा है। और यदि मान लीजिए आपका कोई ऐसा वर्ड है जो आपके अकॉर्डिंग बनता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता सकते हैं।
चलिए, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों देखो सिंपल सी बात है, ये जो क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन ये आपके मतलब वोकैब के क्वेश्चन है, ठीक है। हो सकता है कि डिक्शनरी में ऐसा कोई वर्ड हो जो मुझे ध्यान नहीं हो, इस टाइम पर मुझे ध्यान नहीं हो, लेकिन वो डिक्शनरी में प्रेजेंट हो। तो ये आपके टोटल वोकैब के क्वेश्चन है। इसमें ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा वोकैब आती है, नॉर्मल नॉर्मल से वोकैब आती है, जैसे हार्ड बन रहा है, ठीक है। और हो सकता है कोई ऐसा वर्ड हो शायद मेरे दिमाग से स्किप हो गया हो, लेकिन आप उसको यदि देख पा रहे हैं, आपके पास डिक्शनरी में है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके पास दोस्तों चाइनीज कोडिंग का है। चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन है। मैं ये चाहता हूं दोस्तों कि ये क्वेश्चन पहले आप सॉल्व करें, ठीक है। आप सॉल्व करने के बाद, जब आप इसको सॉल्व कर लें, उसके बाद इसके जो आंसर है, जैसे क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, 22, 22 तक, ये क्वेश्चन जो है इनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। और उसके बाद जब कल मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आऊंगा इस टेस्ट का, तो उसके दौरान मैं आपको इस चाइनीज कोडिंग को सॉल्व करके दिखाऊंगा। और फिर नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चंस हैं, तो ये वाले देख सकते हैं आप, जैसे ये आपके पास एक पजल है, ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद ये क्वेश्चन है बॉक्स पजल, बॉक्स बेस्ड पजल है, इसको सॉल्व करेंगे। तो कुल मिला के फिर आगे का जो पार्ट है फिर हम कल सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको कुछ हेल्प हुई है आपके एग्जाम से रिलेटेड, तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच।